हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डी.आर. चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे आवर्तबीजी पादपों में जनन और इसमें अपना टॉपिक चल रहा था कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है मुख्यतः 3 विधियों के द्वारा संपन्न होता है। नंबर 1 था अपने पास कृतन, नंबर 2 जो है दाब लगाना और तीसरी विधि जो है आज हम पढ़ेंगे वो है रोपण। तीसरी विधि है अपने पास रोपण या ग्राफ्टिंग। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरी विधि जो है रोपण, इसमें हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग पादपों के हिस्से लिए जाते हैं। जैसे मेरे पास ये 2 अलग अलग पादपों के हिस्से, एक पादप का हिस्सा ये हो जाएगा और दूसरे पादप का हिस्सा ये हो जाता है। इस तरह से 2 पादप के हिस्से लेते हैं और इन दोनों पादप के हिस्सों को आपस में इस प्रकार जोड़ते हैं कि ये दोनों संयुक्त होकर के एक नए पादप के रूप में वृद्धि करे। तो इसको हम कहेंगे रोपण। देख लेते हैं हम इसको एक बार कि 2 अलग अलग पादपों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि ये दोनों आपस में संयुक्त होकर के एक नए पादप के रूप में वृद्धि करे। तो इसको हम कहेंगे रोपण। हमें जब ये रोपण करवाएंगे तो ध्यान रखना है खास तौर से कि जब ये दोनों पादप के हिस्सों को जोड़ा जाएगा तो हमें एक बात का ध्यान रखना है सबसे पहले कि दोनों हिस्सों की जो एदा है, यानी कि कैम्बियम बोलते हैं हम इसको, एदा संपर्क में होनी चाहिए। यानी कि दोनों की जो एदा है वो एक दूसरे से मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये जो कैम्बियम है ये पादप की द्वितीयक वृद्धि में सहायक है और यहाँ पर अपन पादप की प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि दोनों करवा रहे हैं। तो कैम्बियम को आपस में मिलाना आवश्यक है, क्योंकि इसी में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं और इसी के माध्यम से जल और खनिज लवण जो है वो ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो दोनों हिस्से हैं उन दोनों हिस्सों की कैम्बियम जो है आपस में संयुक्त या जुड़ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं पादप के, दोनों पादप के 2 हिस्से लेंगे अलग अलग। 2 हिस्से कौन से लेंगे? पहला हिस्सा है अपने पास कलम या साइलोन बोलेंगे इसको। ये जो कलम है यानी कि जिसका हम रोपण कर रहे हैं, जैसे मेरे पास ये 2 पादप हैं, अलग अलग पादप के 2 हिस्से हैं, है ना। तो ये जो हिस्सा है मैं इसका रोपण कर रहा हूँ, तो जिसका मैं रोपण करूंगा वो भाग क्या कहलाएगा? कलम कहलाएगा। यानी कि दूसरे पादप का, ये तो भूमि में एक पादप है ना, इसको यहाँ से काट लिया गया और दूसरे पादप का हम यहाँ पर लाके रोपण कर रहे थे। ऊपर वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा? कलम कहलाएगा। ध्यान रखना, जिसका रोपण किया जाएगा, जिसका रोपण किया जाता है उस भाग को हम कलम कहेंगे। अब किस भाग का रोपण करेंगे? तो ये अपने पास स्थानीय पादप है, नीचे का जो हिस्सा है इसके ऊपर हम दूसरे पादप का रोपण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अच्छी किस्म का पादप है, हमें आर्थिक लाभ देने वाला है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे पादप के हिस्से का रोपण करेंगे जो अच्छी किस्म वाले पादप का हिस्सा हो। तो कलम क्या है? अच्छी किस्म वाले पादप का हिस्सा होता है। ध्यान रखना, ये जिसका रोपण करेंगे या फिर अच्छी किस्म वाले पादप का जो हिस्सा होता है उसे हम कहेंगे कलम। नेक्स्ट दूसरा हिस्सा होता है यहाँ पर स्कंद या स्टॉक बोलेंगे। जिस पर रोपण करेंगे, किस पादप के हिस्से पर रोपण कर रहे हैं? अपने पास 2 हिस्से हैं पादप के, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस पर हम कलम का रोपण करेंगे। तो जिस पर रोपण करेंगे नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? यहाँ पर स्कंद कहलाएगा और जिसका रोपण कर रहे हैं ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? कलम कहलाएगा। ध्यान रखना हमें, यानी कि जिस पर रोपण करेंगे, यानी कि किस पर रोपण करेंगे? निम्न किस्म वाले पादप के हिस्से पर, जो निम्न किस्म का होगा, जिससे हमें आर्थिक लाभ नहीं हो रहा, ऐसे पादप का जो हिस्सा है वो कहलाएगा हमारे स्कंद। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे कि पादप के 2 हिस्से लेते हैं, 2 हिस्से, जिसमें जो नीचे वाला है जो जमीन में गड़ा हुआ है वो तो कहलाएगा स्कंद और ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाएगा कलम। कलम जो होगा वो अच्छे किस्म वाले पादप का हिस्सा होगा और स्कंद जो है निम्न किस्म वाले पादप का हिस्सा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो विधि है ये आर्थिक रूप से उपयोगी जो पौधे हैं उनके लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी है, कौन से पादप हैं? उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सेब, आम, अमरूद, नींबू व गुलाब। इन पादपों के लिए जो है रोपण विधि काम में ली जाती है। इसमें 2 हिस्से काम में लिए जाते हैं, दोनों हिस्से अलग अलग पादपों के होते हैं।
नंबर 1 कलम है, नंबर 2 पे स्कंद है। कलम जो है वो अच्छे किस्म के पादप का हिस्सा होता है, जबकि स्कंद जो है निम्न किस्म के पादप का हिस्सा होता है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रोपण की प्रमुख विधियों के बारे में। रोपण की मुख्यतः 4 विधियां है वापस उन्हें। पहली है अपने पास स्वीप या जीवारोपण, दूसरी है फचर रोपण, नंबर 3 पे है अपने पास किरीट या मुकुट रोपण, और नंबर 4 पे है कलिका रोपण। किरीट या मुकुट रोपण और कलिका रोपण को हम इसके बाद में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर विप या जीवारोपण की, विप और टंग ग्राफ्टिंग के बारे में। हमें ध्यान रखना है इसमें सबसे पहले कि जो स्कंद और कलम जो है दोनों समान मोटाई वाले होने चाहिए। हम जो स्कंद ले रहे हैं और जो कलम ले रहे हैं ये दोनों समान मोटाई के होने चाहिए, ताकि दोनों की जो ऐदा है, कैम्बियम है, ये कैम्बियम आपस में संपर्क में आ सके। नेक्स्ट दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, दोनों में पहले क्या करना है, लगभग 5 से 8 सेमी चीरा लगाना है। कैसे लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ऊपर का जो हिस्सा है मैंने यहाँ पर बना दिया है, ये भाग है कलम, और इसके नीचे का जो भाग आएगा वो कहलाएगा स्कंद, जो निम्न गुणवत्ता वाली किस्म का हिस्सा है, और ये अच्छी किस्म वाले पादप का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं इन दोनों में। सबसे पहले 5 से 8 सेमी लगभग चीरा लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो कलम है इसके अंदर 5 से 8 सेमी लगभग चीरा लगा लेते हैं। इसके बाद में दोनों में लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी लगभग 5 से 8 सेमी चीरा लगाते हैं। जैसे ये चीरा लगाएंगे तो ये ऊपर वाला भाग जो है ये यहाँ से कट कर अलग हो जाएगा। अब हम ध्यान रखेंगे क्या करना है, इसके बाद में दोनों में वी आकार का चीरा लगाना है। इसके बाद में हमें दोनों में क्या करना है, वी आकार का चीरा लगाना है। तो हम पहले कलम में वी आकार का चीरा लगाते हैं। तो कलम में वी आकार का जब चीरा लगाएंगे तो ये संरचना कुछ ऐसी दिखेगी, और ये जो भाग ये कट करके अलग हो जाएगा। और जब स्कंद जो है इसमें वी आकार का चीरा लगाएंगे तो ये भाग इस तरह का दिखाई देगा। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ करके आपस में और बांध देना है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे से आराम से फिट हो जाएंगे, और फिट होने के बाद में इन दोनों को बांध दिया जाएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि दोनों को किस तरह से व्यवस्थित करके बांधा गया है। इस प्रकार का जो रोपण है उसको हम कहेंगे हिप या जीवा रोपण। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है अपने पास फचर रोपण या वेज ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें भी पहली बात वही ध्यान में रखनी हमें कि दोनों जो है समान मोटाई के या समान व्यास के होने चाहिए। नेक्स्ट हमें दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है कि जो स्कंद है इसमें वी आकार का चीरा लगाया जाएगा। स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया जाएगा, जबकि जो कलम है इसमें वेज के आकार का चीरा लगाया जाता है। कलम में वेज के आकार का चीरा लगाया जाता है। किस तरह से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। ये जो है ऊपर वाला हिस्सा ले लेते हैं हम कलम, और ये जो है नीचे वाला हिस्सा है अपने पास स्कंद। 2 हिस्से हो गए। अब हम कह रहे हैं कि जो स्कंद है इसमें वी आकार का चीरा लगाना है, तो चलो ये स्कंद में हम वी आकार का चीरा लगा देते हैं। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो कलम है इसमें वेज के आकार का। वेज क्या होता है, इस आकार की वस्तु है जिसका निचला सिरा जो है थोड़ा नुकीला होता हो, इस आकार की जो वस्तुएं होती हैं उनको हम कहते हैं वेज। तो वेज आकार का चीरा लगाएंगे तो इसमें इस प्रकार का चीरा लगाया जाएगा, इस तरह का। जब ऐसा चीरा लगाएंगे तो ये दोनों तरफ के जो भाग है कट करके अलग हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके बांध दिया जाता है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, आराम से दोनों फिट हो जाएंगे बराबर, और फिर इनको ऊपर से बांध दिया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोपण की प्रमुख विधियों में नंबर 3 पे है। रोपण की प्रमुख विधियों में नंबर 3 पे है किरीट या मुकुट रोपण। तीसरे नंबर पे किरीट या मुकुट रोपण, दोनों बहुत इजी है। 4th नंबर पे है कलिका रोपण। दोनों बहुत इजी है, देख लेते हैं इनको एक बार
कि जो स्कंद जो है किरीट या मुकुट रोपण में क्या होगा, स्कंद की जो मोटाई है वो कलम से कई गुना अधिक होती है। यानी कि जो स्कंद होगा वो बहुत मोटा होता है और उस पर छोटी छोटी कलिकाएं रोपण जो है उनका, छोटी छोटी जो कलिकाएं होती है उनका रोपण कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, एक स्कंद पर अनेक कलमों का रोपण किया जा सकता है, क्योंकि स्कंद की जो मोटाई है वो अधिक होती है और अधिक होने के कारण एक ही स्कंद पर अनेक कलमों का रोपण किया जा सकता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्कंद जो है वो बिल्कुल मोटा स्कंद है और उसके ऊपर बहुत सारी कलमों का रोपण किया गया है। नेक्स्ट है दूसरा अपने पास कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। कलिका जो रोपण है इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो स्कंद है, स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्कंद जो है उसकी छाल में टी आकार का चीरा लगाएंगे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये स्कंद है यहाँ पर और इसमें टी आकार का चीरा लगाएंगे। किस तरह से, इस भाग को यहाँ से काटेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा आपके टी आकार। और अब इसमें क्या करेंगे, एक कलिका जो है उसका रोपण कर दिया जाता है। जैसे ये कलिका है अपने पास, इस कलिका का रोपण कर दिया जाता है और इसको बांध दिया जाता है। कलिका का रोपण करेंगे और उसको बांध दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था होती है जैसा आपकी डायग्राम में देख ही रहे हैं कि जो टी आकार का चीरा लगा करके उसमें कलिका का रोपण किस प्रकार से किया गया और बांधा गया। इस प्रकार से बांधते हैं तो इसको हम कहेंगे कलिका रोपण। और स्कंद की मोटाई अधिक है और उस पर बहुत सारी जो कलम है उनका रोपण किया गया है, तो इसको हम कहेंगे किरीट या मुकुट रोपण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन के बारे में। पहले विद्यार्थियों, हमने लेसन की शुरुआत में बात करी थी कि आवर्त बीजी पादपों में जो जनन है दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन और नंबर 2 लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में हमने पूरा विस्तार से पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक ले रहे हैं आज हम लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है वो कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक ले रहे हैं हम लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने बात करी थी कि जो आवर्त बीजी पादप हैं उन आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन जो है पुष्पों के द्वारा संपन्न होता है। अब हमने ध्यान रखना है कि पुष्पों के द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि पुष्प क्या होता है। मैं ये जब भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मुझे थोड़ी हंसी आने लग जाती है, क्योंकि मैंने एक बार मेरे विद्यार्थी से पूछा था कि भाई पुष्प क्या होता है। 11वीं क्लास का विद्यार्थी था, पूछा मैंने पुष्प क्या होता है, तो खड़ा हुआ और बड़ा प्यारा जवाब दिया उसने कि सर फूल को पुष्प कहते हैं। तो आप भी ध्यान रखें इस तरह की बातें हैं कि फूल को जो पुष्प हम नहीं कहेंगे। जो पुष्प है इसकी परिभाषा हमें याद रखनी है, कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखना है 1 नंबर की, या फिर हमें कभी क्लास में भी पूछ ली जाती है। पुष्प जो है सीमित वृद्धि करने वाला एक रूपांतरित प्रो है। ध्यान रखना, मैंने प्रो के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ। सीमित वृद्धि करने वाला क्या है, रूपांतरित प्रो है। ये जो प्रो है रूपांतरित होता है और सीमित वृद्धि करता है, तो ये क्या कहलाएगा, पुष्प कहलाता है। परिभाषा सीधी सी हमें याद रखनी है, सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्रो पुष्प कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें 2 वर्ड आएंगे वो ध्यान में रखने। एक तो है इसमें पुष्पवृंत। पुष्पवृंत यानी कि जो पुष्प होता है उसमें एक तंतुनुमा भाग होता है। जैसे यहाँ पर एक पुष्प है और इस पुष्प के नीचे इस तरह का जो तंतुनुमा भाग है, इस भाग को हम कहेंगे पुष्पवृंत। दूसरा वर्ड आता है इसमें पुष्पासन। ये जो पुष्पवृंत है, इस पुष्पवृंत का शीर्ष भाग, कौन सा भाग है, शीर्ष भाग, जो चौड़ा हो जाता है और मोटा हो जाता है या फूल जाता है। जैसे इस तरह की कुछ संरचनाएं देखी होगी आपने कुछ पुष्प में, तो ये जो भाग है इसके ऊपर पुष्प हो जाएगा। तो ये जो भाग है यहाँ पर पुष्पवृंत का शीर्ष भाग और चौड़ा या मोटा भाग है, इस भाग को हम कहेंगे पुष्पासन। अब हम बात करते हैं पुष्प के प्रमुख भागों के बारे में। प्रमुख भाग कितने होते हैं, 4 भाग होते हैं। ध्यान रखना, ये वैसे टॉपिक आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, अपने 12th में भी वापस है सिलेबस में। तो मुख्यतः 4 भाग होते हैं। नंबर 1 बाह्य दलपुंज या कैलिक्स, नंबर 2 दलपुंज या कोरोला। कोरोला है, कोरोना मत सुनना, अभी कोरोना का क्रेज चल रहा है।
कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है, तो कोरोला या दलपुंज। नेक्स्ट है पुमंग, और उसके बाद में नंबर 4 पे है जायांग, एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो टोटल 4 भाग हो गए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, या फिर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। अब यहाँ पर कुछ 1-2 परिभाषाएं बनेगी छोटी मोटी, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे हम, यानी कि ऐसा पुष्प जिसके अंदर चारों भाग उपस्थित हो। ये जो चारों भाग उपस्थित है उस पुष्प को हम कहेंगे पूर्ण पुष्प। उदाहरण देख लेते हैं इसके, सरसों और मटर, इन पादपों में जो है चारों भाग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर। तो अपूर्ण पुष्प में क्या होगा, यदि इन चारों में से एक भी भाग अनुपस्थित है, यानी कि माना कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग है और जायांग नहीं है, या फिर जायांग, पुमंग और दलपुंज है, बाह्य दलपुंज नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अपूर्ण पुष्प कहलाता है। उदाहरण क्या हो जाएंगे इसकी, लौकी और पपीता के अंदर अपूर्ण पुष्प पाए जाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प की संरचना में हमने अभी पढ़ा था कि इसमें टोटल 4 भाग होते हैं। नंबर 1 है बाह्य दलपुंज, नंबर 2 पे है दलपुंज, नंबर 3 पे है पुमंग और नंबर 4 पे है जायांग। यानी कि देखो इसमें नंबर 1 बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों जो है सहायक चक्र कहलाते हैं। सहायक चक्र क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये सबसे बाहर होता है बाह्य दलपुंज और उसके बाद में होता है दलपुंज। ये दोनों सहायता करते हैं किसकी, जनन चक्र की। जनन चक्र में आएंगे पुमंग और जायांग, इन दोनों की सहायता करते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, सहायता करते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं इसकी रक्षा करते हैं, तो इसको कहेंगे सहायक चक्र। सहायक चक्र किसको कहेंगे, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को। जबकि पुमंग और जायांग को किस नाम से जानते हैं हम, जनन चक्र के नाम से जानते हैं। जनन चक्र के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि पुमंग और जायांग दोनों ही जो है जनन में भाग लेते हैं। पुष्प के ऐसे भाग हैं दोनों जो जनन में भाग लेते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे जनन चक्र। अब हम बात करते हैं बाह्य दलपुंज जो है, बाह्य दलपुंज दलपुंज से सॉरी बाह्य दलपुंज बाह्य दल से मिलकर बना होता है। बाह्य दल से मिलकर के बाह्य दलपुंज बना होता है, जबकि दल से मिलकर के दलपुंज बना होता है। ये बाह्य दल, टोटल 5 बाह्य दल है, तो उन 5 के समूह को हम कहेंगे बाह्य दल पुंज, और 5 दल है तो उसको कहेंगे दल पुंज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पुमंग और जायांग को थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। पुमंग यानी कि एंड्रोइशियम, एंड्रोज का अर्थ होता है मेल, यानी कि पुष्प में नर जननांग कौन है, पुमंग है, ध्यान रखना। पुष्प में नर जननांग पुमंग होता है। अब जो ये पुमंग है इसकी इकाई यानी कि एक भाग जो है वो क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। पुमंग की इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। और ये जो पुंकेसर है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। टोटल 3 भाग होते हैं इसमें। नंबर 1 है पूतंतु, नंबर 2 पे है योजी और नंबर 3 पे है परागकोश। कौन से पूतंतु, योजी और परागकोश। यहाँ पर परागकोश यानी कि जो पुंकेसर है इसमें परागकोश जो है वो संरचना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें पराग कण भरे हुए होते हैं। क्या भरे हुए होते हैं, पराग कण भरे हुए होते हैं जो आगे निषेचन की क्रिया को संपन्न करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है परागकोश में क्या भरे हुए होते हैं, पराग कण होते हैं। मैं इसकी एक बार संरचना को बता देता हूं आपको। ये जो भाग है इसको हम कहेंगे पुतंतु, और इसके ऊपर का जो भाग होता है 2 पालियों से मिलकर बना होता है, इसको हम कहेंगे परागकोश। परागकोश कहेंगे इसको। और ये भाग जहां पर पुतंतु और परागकोश दोनों आपस में जुड़ते हैं, इस भाग को हम कहेंगे योजी। और ये तीनों परागकोश, योजी और पुतंतु मिलकर के एक पुंकेसर का निर्माण करते हैं। अब दूसरा भाग है इसके अंदर जायांग। जायांग के बारे में हम बात करें कि गायनीशियम, गायनी का अर्थ होता है
फीमेल, और फीमेल यानी कि मादा जननांग। पुष्प में मादा जननांग जो है वो कौन सा होता है, जायांग होता है। जैसे पुंकेसर की इकाई पुंकेसर है, वैसे ही जायांग की इकाई जो है वो अंडप है। ध्यान रखना, हमें जायांग की इकाई क्या कहलाती है, अंडप कहलाती है। और ये जो अंडप है, ये अंडप भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है इसमें अंडाशय, इंपॉर्टेंट भाग है अंडाशय, क्योंकि अंडाशय में क्या भरे हुए होते हैं, बीजांड भरे हुए होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है अंडाशय और अंडाशय में क्या भरे हुए होते हैं, बीजांड भरे हुए होते हैं। दूसरा भाग है इसमें वर्तिका या स्टाइल, और तीसरा भाग है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। मैं इसको भी एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा देता हूँ। इस तरह की एक संरचना होती है इसके अंदर, आपने कई बार ये डायग्राम 11th में पढ़ा होगा। ऐसी संरचना होती है। तो ये सबसे नीचे वाला जो भाग है फूला हुआ, ये तो कहलाएगा तुम्हारे अंडाशय या ओवरी। और इसके बाद में ऊपर का जो भाग है तंतुनुमा भाग, वो कहलाएगा वर्तिका। ये कहलाएगा वर्तिका या स्टाइल कहेंगे इसको। और तीसरा जो भाग है, शीर्ष भाग, इसको कहेंगे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। ये 3 भाग हो गए टोटल कंप्लीट। कौन से अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, अंडप बनाते हैं। और ऐसे बहुत सारे अंडप मिलकर के फिर जायांग बनाते हैं। मैंने पुष्प का भी डायग्राम दिया है जिसमें सभी भाग बताए गए हैं। एक बार आप इसको भी देख लीजिए कंप्लीट, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप एक बात का ध्यान रखें कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इनके नोट्स साथ साथ में बनाते रहें, साथ साथ में लिखते रहें। और जो डेली वीडियो डाला जा रहा है, उस वीडियो को आप डेली पढ़ते रहें, ताकि आप पर बोझ ना बने, भार ना बने किसी भी प्रकार का। और ये जो नोट्स मैं लिख रहा हूँ, इनकी PDF लेने के लिए मैं आपको हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं साइंस स्टार क्लासेज ब्यावर लिखेंगे तो आपको वहाँ पर मेरा चैनल मिल जाएगा। मेरा खुद का DP लगा हुआ, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो भी लिखा हुआ उसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू।